नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम इकाई 2 की शुरुआत कर रहे हैं। इकाई 2 मनोवृत्ति, अभिक्षमता, सांवेगिक बुद्धि एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित है। सबसे पहले हम मनोवृत्ति को पढ़ेंगे। मनोवृत्ति के अंतर्गत सबसे पहले हम मनोवृत्ति के अर्थ को समझेंगे। इसके बाद मनोवृत्ति की विषय वस्तु या विशेषताओं को पढ़ेंगे। इसके बाद मनोवृत्ति के तत्वों को पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम कैब मॉडल को समझेंगे। फिर मनोवृत्ति के प्रकारों को पढ़ेंगे और इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षों को देखेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि मनोवृत्ति का निर्माण कैसे होता है। फिर मनोवृत्ति में परिवर्तन संभव है या नहीं, इसकी समझ बनाएंगे और मनोवृत्ति परिवर्तन के संदर्भ में ही प्रबोधक संप्रेषण को पढ़ेंगे। इसके बाद हम पूर्वाग्रह और विभेद को पढ़ेंगे और अंत में हम भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम विगत वर्षों में मनोवृत्ति से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम मनोवृत्ति के अर्थ को समझ लेते हैं। मनोवृत्ति को अभिवृत्ति भी कहा जाता है और इसका अंग्रेजी रूपांतरण एटीट्यूड है। मनोवृत्ति का सामान्य अर्थ सोच, मानसिकता या नजरिया है। अर्थात मनोवृत्ति किसी व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति, समूह, घटना, मुद्दे, देश आदि के प्रति सोच या मानसिकता को दर्शाता है। हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया। तो स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य भारत सरकार की इस पहल के प्रति सोच या मानसिकता को दर्शाता है। तो इसका उद्देश्य भारत सरकार की मनोवृत्ति हो गई। अब हम मनोवृत्ति की विषय वस्तु और विशेषताओं को देख लेते हैं। हमने पहले ही बात की कि मनोवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या मुद्दे से संबंधित सोच या मानसिकता को दर्शाती है। तो यह सदैव किसी व्यक्ति, समूह या घटना से संबंधित होगी। मनोवृत्ति सामान्यतः अर्जित होती है, यह जन्मजात नहीं होती और उपयुक्त परिवेश में परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है। ये उपयुक्त परिवेश समाज हो सकता है, परिवार हो सकता है, विद्यालय हो सकता है, कोई संगठन हो सकता है। इसमें सामान्यतः 3 तत्व पाए जाते हैं: संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक। जब हम मनोवृत्ति के तत्व पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम कैब मॉडल समझेंगे। अगली विशेषता है कि यह पसंदगी नापसंदगी के आधार पर सकारात्मक नकारात्मक हो सकती है। जिस वस्तु को हम पसंद करते हैं उसके प्रति सकारात्मक सोच बन जाती है, जिसे हम पसंद नहीं करते हैं उसके प्रति हमारी नकारात्मक सोच बन जाती है। अगली विशेषता कि यह सामान्यतः स्थिर व दीर्घकालिक होती है। स्थिर का मतलब है कि इसमें परिवर्तन आसानी से ना हो और दीर्घकालिक का मतलब है कि एक लंबे समय तक उसी प्रकार की सोच बनी रहना। लेकिन नवीन ज्ञान एवं परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन संभव है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी विषय, वस्तु के संदर्भ में एक सोच बनाए हुए है, लेकिन नवीन ज्ञान के प्रकाश में उससे भिन्न सोच हो जाना ही इसमें परिवर्तन को दर्शाता है। फिर अगली विशेषता है कि यह प्रेरणात्मक होती है, अतः यह मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी, जिससे मानवीय कार्य व्यवहार को प्रभावित कर यह उसके उचित मार्गदर्शन में अहम योगदान देती है। अब हम मनोवृत्ति के तत्वों को समझ लेते हैं और इसके अंतर्गत कैब मॉडल को देखते हैं। कैब मॉडल का मतलब है कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल। कॉग्निटिव का मतलब है संज्ञानात्मक तत्व। संज्ञानात्मक तत्व का संबंध व्यक्ति की जानकारी, धारणा, विश्वास से है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रयासरत है, तो पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन हेतु जो आवश्यक जानकारी है उसके पास होनी चाहिए। जैसे वो अधिकाधिक वृक्षारोपण करे, वन उन्मूलन को रोके, कार्बन उत्सर्जन को रोके, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव को रोके। तो यह पक्ष जो होगा वो संज्ञानात्मक तत्व को बताएगा। अब इसके हम भावनात्मक पक्ष को देख लेते हैं। तो भावनात्मक नाम से ही स्पष्ट है कि यह व्यक्ति के भावों को बताएगा, जैसे सुख दुख, पसंद नापसंद, और इसी आधार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक मनोवृत्तियों का निर्माण होगा। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील सोच रखता है,
तो जब सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को बढ़ावा देती है तो हो सकता है कि उसके मन को सुखद अनुभूति हो, लेकिन जब वो पर्यावरण प्रदूषण संबंधी मुद्दों को गंभीरता से लेता है तो हो सकता है उसे दुख की अनुभूति भी हो जाए। अब हम इसके व्यवहारात्मक तत्व को देख लेते हैं। व्यवहारात्मक तत्व व्यक्ति द्वारा कार्य के प्रति अनुकूल या प्रतिकूल व्यवहार को दर्शाता है। जैसे इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की गई तो प्रधानमंत्री ने देश की जनता से अपील की कि वो स्वच्छता को अपने व्यवहार में लाएं, स्वच्छता को धर्म के रूप में माने। तदनुसार जनता ने भी प्रधानमंत्री की इस अपील को स्वीकार किया और स्वच्छता को अपने दैनिक कार्य व्यवहार में लाने लगे। तो देश की जनता द्वारा अपने व्यवहार में लाना ये क्या कहलाएगा? मनोवृत्ति का व्यवहारात्मक पक्ष होगा। अब हम आगे चलते हैं और मनोवृत्ति के प्रकारों को देख लेते हैं। मनोवृत्ति के प्रकारों के अंतर्गत हम इसके सकारात्मक पक्ष को देख लेते हैं। पहला बिंदु है कि यह मानव के व्यक्तित्व निर्माण, कार्य व्यवहार के निर्धारण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं कि जैसे समाज में जिन कृत्यों के लिए प्रशंसा या पुरस्कार की संभावना है तो लोग उसके प्रति एक सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण कर लेते हैं और उसे प्राथमिकता देने लगते हैं। प्रशासनिक संदर्भों में समझें तो प्रशासक के लिए जो वांछनीय मूल्य हैं जैसे सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठता, ईमानदारी, तटस्थता, तो जब इन उच्च नैतिक मूल्यों के अनुसार वो अनुकूलित हो जाता है तो प्रशासन क्या होगा? दक्ष होगा, जन केंद्रित होगा। इसके दूसरे बिंदु को समझते हैं कि मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक तत्व से विभिन्न घटनाओं, मुद्दों से संबंधित कारण, प्रभाव, निदान को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे अभी हमने उदाहरण के साथ संज्ञानात्मक तत्व को समझा था। फिर इसमें अगली बात यह है कि हमने ये भी समझा था कि मनोवृत्ति प्रेरणात्मक होती है, यानी हमें ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करती है। तो महापुरुषों, समाज सुधारकों के योगदान से मानवीय व्यवहार को प्रेरित किया जा सकता है और सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण किया जा सकता है। जब सकारात्मक मनोवृत्ति हो जाएगी तो देश, समाज व लोगों को प्रगतिशील मूल्यों वाला बनाएगी। और इसमें हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे भारतीय संस्कृति में दादी, नानी, माँ हमेशा से सोते वक्त बच्चों को वीर गाथाएं सुनाती रही हैं। तो इससे क्या है कि बच्चे उच्च नैतिक मूल्यों वाले, संस्कारी मूल्यों वाले बने हैं और देश के विकास में सहयोग करते रहे हैं। अगला पॉइंट ये है कि जब व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुकूल व्यवहार करता है तो उसको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है और उसका आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है और वो दूसरों को भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें एक और बात है कि अगर व्यक्ति अपने मनोवृत्ति के अनुसार कार्य करता है तो उसके अंतर्गत सत्यनिष्ठा का गुण आता है। अब हम इसके नकारात्मक प्रकारों को देख लेते हैं। हमने इसमें पहला बिंदु जो बताया है कि यह दीर्घकालिक व स्थिर होती है। हमने कहा कि दीर्घकालिक होने का मतलब है कि लंबे समय तक बने रहना और स्थिर होने का मतलब यह है कि परिवर्तन आसानी से ना होना। तो फिर पूर्वाग्रह, विभेद, रूढ़िवादिता की संभावना बनी रहती है और सकारात्मक परिवर्तन कठिन हो जाता है। इसे हम एक उदाहरण समझते हैं कि जैसे एक समाज है जहाँ पर लिंग भेद, जाति भेद, कुरीतियाँ विद्यमान है। तो एक बच्चा जब समाज में संस्कारों को सीख रहा होता है तो ये कुरीतियाँ भी उसके मन में बैठ जाती हैं। हालांकि जब वो बड़ा होता है और उसका बौद्धिक विकास होता है तो उसमें वो फर्क करना सीख जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसमें अगला पॉइंट देखते हैं कि क्योंकि मनोवृत्ति व्यक्ति के अनुभवों, समाज के प्रचलनों से उपजी होती है तो ये एक आत्मनिष्ठ अवधारणा है, अतः ये सार्वत्रिक प्रवृत्ति की नहीं हो सकती। इसमें वस्तुनिष्ठता, तार्किकता की कमी होगी और जो वस्तुनिष्ठ नहीं है वहां पर विवेक शून्यता की स्थिति आ सकती है और विवेक शून्यता की स्थिति देश की एकता व अखंडता के लिए खतरा मानी जाती है। इसमें अगला पॉइंट है कि नकारात्मक जो मनोवृत्ति है व्यक्ति की सहनशीलता को कमजोर बनाती है,
जिससे वह नवीन विचारों को आत्मसात करने में अधिक समय लगाता है। जब सहनशीलता में कमी होगी तो कट्टरता बढ़ेगी और वो देश की शांति की स्थापना में बाधा डालेगी। अब हम मनोवृत्ति के निर्माण को समझ लेते हैं कि यह किस प्रकार निर्मित होती है। अभी हमने पढ़ा है कि मनोवृत्ति जन्मजात नहीं होती, यह अर्जित होती है, अर्थात उपयुक्त परिवेश में परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप सीखी जाती है। अतः यह निरंतर सीखने की प्रक्रिया है और इसी कारण अलग अलग व्यक्ति में इसका निर्माण व विकास अलग अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में सीखने की प्रवृत्ति एक समान नहीं होती। तो इस प्रकार से मनोवृत्ति का निर्माण होता है। अब हम मनोवृत्ति निर्माण के कारकों को समझ लेते हैं। पहला है परिवार, समाज, विद्यालय, संस्कृति इत्यादि में परस्पर अंतःक्रिया द्वारा मनोवृत्ति निर्मित होती है, विकसित होती है। जैसे एक बच्चे में परिवार, समाज, विद्यालय, संस्कृति आदि परिवेश के माध्यम से सकारात्मक एवं नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास होता है। जैसे अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेने की जो सकारात्मक भारतीय संस्कृति है वो परिवार या समाज में रहकर ही बच्चा सीखता है। दूसरा पॉइंट है कि समाज व कानून में प्रचलित जो दंड व कानून की नीति है उसके द्वारा भी मनोवृत्ति का विकास होता है और दंड व निंदा वाले कृत्यों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास होता है और लोग इससे दूरी बनाने का प्रयास करते हैं। वहीं पुरस्कार व प्रशंसा वाले कृत्यों के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास होता है और लोग इसे प्राथमिकता देते हैं। इसे हम एक उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे प्रशासकों को उनके अच्छे कार्यों के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है, वहीं भ्रष्ट प्रशासकों को अवधि पूर्व रिटायरमेंट की व्यवस्था की गई है। इससे प्रशासन में एक मनोवृत्ति का विकास हुआ है कि अच्छे कार्यों को करना है और भ्रष्टता से दूर रहना है। अगला पॉइंट है कि दूसरों को देखकर उसके अनुरूप आचरण करना भी मनोवृत्ति के विकास में सहायक है। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के लिए स्वयं सफाई कार्य किया और उनके इस कृत्य का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और लोग भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हो गए और उसको अपने कार्य व्यवहार में लाने लगे। फिर हमारी संस्कृति भी हमें सिखाती है कि अवसर विशेष पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस संबंध में हमारी उस तरह की मनोवृत्ति का विकास हो जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति में व्रत एक अहम मूल्य है, तो व्रत के द्वारा हम आत्मसंयम का गुण सीखते हैं, तो इसके प्रति हमारी मनोवृत्ति का विकास हो जाता है। फिर महापुरुषों, समाज सुधारकों की जीवनी पढ़ने से किसी विषय के प्रति हमारी मनोवृत्ति सकारात्मक या नकारात्मक हो जाती है। जैसे महात्मा गांधी का सर्वोदय का विचार है। भारतीय संस्कृति में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को चरितार्थ करता है और इस संबंध में हमारी सकारात्मक मनोवृत्ति का विकास हो जाता है। अगला बिंदु है आधुनिक सूचना एवं संचार तकनीक जैसे इंटरनेट है, सोशल मीडिया द्वारा भी मनोवृत्ति का विकास होता है और इसके सकारात्मक पक्षों के द्वारा हमारी सकारात्मक मनोवृत्ति और नकारात्मक पक्षों के द्वारा नकारात्मक मनोवृत्ति का विकास होता है। इसके सकारात्मक पक्षों को अगर हम देखें तो जैसे वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास होना, तर्कशीलता, विवेकशीलता, नई तकनीक की जानकारी होना, दक्षता व प्रभावशीलता में वृद्धि होना, जन जागरूकता का प्रभावी माध्यम होना और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित होना। जबकि इसके नकारात्मक पक्षों में अंधविश्वास व रूढ़ियों का तेजी से प्रसार हो रहा है, वैमनस्य, कट्टरता को बढ़ावा मिल रहा है, देश की शांति व्यवस्था खतरे में आ रही है और भौतिक संस्कृति का तीव्र गति से प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इन संबंध में हमारी नकारात्मक प्रवृत्ति मनोवृत्ति का विकास हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं और मनोवृत्ति के कारकों को समझ लेते हैं। एक चीज हमें यह समझना है कि मनोवृत्ति परिवर्तन से मतलब ये है कि एक व्यक्ति एक लंबे समय से एक सोच या मानसिकता को बनाए हुए है, जब कोई नए तथ्य या उसका बौद्धिक विकास होता है तो पहले से भिन्न उसकी सोच हो जाना ही मनोवृत्ति परिवर्तन है। इसके कारक भी वही होंगे जो मनोवृत्ति निर्माण के कारक हैं। यहाँ पर हम कुछ उदाहरणों को देखेंगे। जैसे हमने कहा है कि जो मनोवृत्ति का विकास होता है उपयुक्त वातावरण में परस्पर अंतःक्रिया के माध्यम से होता है। हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे राजस्थान का बिश्नोई समाज है,
वो पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील माना जाता है। और जब हम इस परिवार के, इस समाज के संपर्क में आते हैं तो हम भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और उसके लिए प्रयास करने लगते हैं। फिर दंड व पुरस्कार की नीति हमने समझ ली है कि समाज में जिसके लिए प्रशंसा है, पुरस्कार की नीति है, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं, उसको हम प्राथमिकता देते हैं। जबकि इसके विपरीत जहाँ पर दंड या बहिष्कार की नीति है, उससे हम दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें एक अवधारणा है अनुपालन, तो हम इसमें अनुपालन को समझ लेते हैं। अनुपालन एक ऐसी स्थिति है जहाँ कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए आग्रह या निवेदन पर एक विशिष्ट व्यवहार करने लगता है। हम एक किसी उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि आप गैस सब्सिडी छोड़ दें और देशवासियों ने तदनुरूप गैस सब्सिडी छोड़ने का निर्णय ले लिया। तो एक व्यक्ति ने आग्रह किया और आपने तदनुसार आचरण करना चालू कर दिया। अब हम इसमें अनुपालन की विधियों को समझ लेते हैं। वर्ष 2017 में एक इसी से प्रश्न पूछा गया, फुट इन द डोर टेक्निक। इसे अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ना तकनीक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले एक छोटा अनुरोध किया जाता है और जब व्यक्ति इसका अनुपालन करना चालू कर देता है तो उसे बड़े अनुरोध का अनुपालन करने के लिए कहा जाता है। अनुपालन की दूसरी विधि है डोर इन द फेस तकनीक। इसमें बड़ी मांग बताकर छोटी मांग पूरी करने के लिए निवेदन किया जाता है। जैसे इसके उदाहरण में इस तकनीक का सामान्यतः प्रयोग लोगों द्वारा सार्वजनिक कल्याण में दान करने में प्रेरित करने हेतु किया जाता है। अनुपालन की तीसरी विधि है लो बॉल तकनीक। ये छल कपट की प्रविधि से संबंधित है। इसके उदाहरण को हम समझते हैं। हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट्स में जो टर्म एंड कंडीशन का पार्ट है उसे छिपाकर या छोटे शब्दों में लिखा जाता है और किसी वस्तु को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और जब ग्राहक उसे लेने लगता है तो बाद में उसे अधिक मूल्य वसूला जाता है। मनोवृत्ति में परिवर्तन के कारकों के उदाहरण को हम देख रहे थे। उसमें चौथा बिंदु है कि जब हम किसी समूह से जुड़ जाते हैं तो वह भी हमारे मनोवृत्ति में परिवर्तन में सहायक होती है। जैसे जनजाति समूह जो कि प्रकृति प्रेमी मानी जाती है, जब हम उनके साथ जुड़ जाते हैं तो हम भी प्रकृति प्रेमी हो जाते हैं। फिर तकनीकी पक्ष हम देख लेते हैं कि सूचना एवं संचार तकनीक द्वारा तर्क व विवेकशीलता का प्रसार होता है और हम रूढ़ियों, अंधविश्वासों के समापन के लिए प्रयास करने लगते हैं। अब हम मनोवृत्ति परिवर्तन के संदर्भ में प्रबोधक संप्रेषण की भूमिका को समझ लेते हैं। इसे अनुनयात्मक संवाद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम अनुनय का अर्थ समझ लेते हैं। अनुनय का अर्थ है समझाना, बुझाना, मनाना या राजी करना। तो अनुनयात्मक संवाद की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लक्षित व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। संवाद की इस प्रक्रिया में लक्षित व्यक्ति को तथ्यों, तर्कों के माध्यम से कुछ विशिष्ट मूल्यों, व्यवहारों को अपनाने के लिए राजी किया जाता है। ये विशिष्ट मूल्य विचार, पसंद नापसंद, कार्य प्रणाली से संबंधित हो सकते हैं और विभिन्न नीतियों के द्वारा जैसे दंड पुरस्कार की नीति, प्रशंसा, बहिष्कार की नीति इत्यादि तरीके अपनाकर व्यक्ति को उसका कर्तव्य बोध कराया जाता है और उसकी नकारात्मक मनोवृत्ति में परिवर्तन कराया जाता है। हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि भारत में जो पोलियो उन्मूलन हुआ वहाँ पर व्यापक स्तर में अनुनय का सहारा लिया गया। हमारे यहाँ स्वच्छता अभियान जब चलाया गया तो यहाँ भी व्यापक स्तर पर अनुनय का सहारा लिया गया। बहुत सारे रोल मॉडल बनाए गए इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए। अब अनुनयात्मक संवाद की इस प्रक्रिया का प्रभाव लक्षित व्यक्ति या समूह पर कितना होगा यह कुछ कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कि समझा कौन रहा है, सफल व्यक्ति, प्राधिकार युक्त व्यक्ति, रोल मॉडल। हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वदेशी को अपनाना, पूरे देश ने स्वदेशी को अपनाया, विदेशी का बहिष्कार किया, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सेवा में जो चयनित छात्र हैं जब वो अपनी रणनीति, अपनी अप्रोच को हमारे साथ शेयर करते हैं तो बहुत उत्सुक होकर हम उनकी रणनीति को सुनते हैं और उसको बहुत तीव्र गति से अपने व्यवहार में लाते हैं। फिर दूसरा बिंदु है इसमें कि यहाँ पर हितग्राही कौन है, समझाया किसे जा रहा है, क्या वो ग्रामीण है
या शहरी हैं, महिला हैं, बच्चे हैं, किसान हैं, युवा हैं। जैसे सिविल सेवा के संदर्भ में जो हितग्राही हो गए वो युवा हो गए। फिर समझाने का क्या तरीका है? प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इंटरनेट। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि आज जो सरकार है अपनी योजनाओं को प्रसारित करने के लिए सोशल मीडिया, इंटरनेट का सहारा ले रही है, क्योंकि यह एक बहुत ही तीव्र माध्यम है जिसके माध्यम से तेजी से अपनी बात सरकार रख सकती है, लोगों को जागरूक कर सकती है। अब हमारा अगला टॉपिक है पूर्वाग्रह एवं विभेद। तो सबसे पहले हम इसमें पूर्वाग्रह को समझ लेते हैं। पूर्वाग्रह के लिए अंग्रेजी रूपांतरण प्रीजुडाइस है। प्री का तात्पर्य यहाँ पूर्व और जुडाइस का सामान्य अर्थ निर्णय से है। अर्थात पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति को दर्शाता है जिसमें कोई व्यक्ति अन्य के संबंध में, वह कोई व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है, पहले से ही एक निश्चित मत बना ले, तथ्यों तर्कों का परीक्षण किए बिना, और फिर उसी अनुसार वो आचरण करता है सही गलत सूचना के आधार पर। जैसे हमारे यहाँ इसका उदाहरण हम देख सकते हैं प्रजाति पूर्वाग्रह, ऊंच नीच की भावना, भाषाई व धार्मिक पूर्वाग्रह, छुआछूत की भावना। प्रशासनिक संदर्भों में कहा जाता है कि एक प्रशासक को पूर्वाग्रह से रहित होकर कार्य करना चाहिए, तभी उसके अंदर सत्यनिष्ठा का मूल्य निहित माना जाएगा। अब हम विभेद को समझ लेते हैं। तो विभेद पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति कही जाती है। अतः पूर्वाग्रह के कारण ही विभेद का जन्म होगा। पूर्वाग्रह और विभेद सामान्यतः साथ साथ चलते हैं और ये दोनों ही सामान्यतः नकारात्मक अवधारणाएं मानी जाती हैं। अब हम पूर्वाग्रह एवं विभेद की विशेषताओं को देख लेते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये नकारात्मक प्रकृति की होती हैं, क्योंकि यह सुनी सुनाई बातों व रूढ़िगत विचारों से प्रभावित होती हैं। अतः यहाँ पर तर्क और विवेक की कमी होगी, इसलिए ये भेदभावपूर्ण होंगी। यह स्थिर व दृढ़ विचारों वाली मनोवृत्ति होती हैं, अतः आसानी से परिवर्तन संभव नहीं है। हमने कहा कि ये नकारात्मक प्रकृति की होती हैं, तो फिर इससे अन्य व्यक्ति या समूह के प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, ये उनके लिए हितकारी नहीं मानी जाएंगी, ये जन्मजात नहीं होती हैं, और हमने पहले ही बात की है कि एक उपयुक्त परिवेश में सीखी जाती हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर किसी समाज में कुरीतियां विद्यमान हैं, तो जब एक बच्चा उस समाज से मूल्य ग्रहण कर रहा होता है तो कुरीतियां भी वह सीख लेता है। हालांकि जब वो बड़ा होता है और उसका बौद्धिक स्तर बढ़ता है तो इसमें वो फर्क करना सीख जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। अब हम पूर्वाग्रह एवं विभेद के प्रभावों की चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नकारात्मक प्रभावों को देख लेते हैं। हम जानते हैं कि पूर्वाग्रह एवं विभेद सामान्यतः नकारात्मक मनोवृत्तियां होती हैं, और हमने यह भी बताया है कि यह अन्य के प्रति प्रतिकूल व्यवहार को दर्शाती हैं, यानी अन्य के प्रति हितकारी नहीं होती। तो इससे लोगों में परस्पर अविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता का भाव विकसित होगा, जिससे सामाजिक तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। जातीय भेदभाव, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलेगा। समाज का ऊंच नीच, उत्कृष्ट निकृष्ट के आधार पर विघटन होगा, जिससे देश की एकता व अखंडता बाधित होगी। देश की शांति व्यवस्था में बाधा आएगी और स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में भी कठिनाई होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी गंभीरता पर एक कथन कहा है कि दुखद युग हमारा, एक पूर्वाग्रह की तुलना में एक परमाणु को विकसित करना आसान है। यानी कहने का आशय यह है कि अगर एक पूर्वाग्रह बन जाता है तो उसमें परिवर्तन करना कितना कठिन है, इसकी गंभीरता पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है। अब हम इसके सकारात्मक प्रभावों को देख लेते हैं। मनोवैज्ञानिक बर्डमैन और सेकर्ड कहते हैं कि इससे सबल पक्ष को आत्मिक संतुष्टि होती है और आर्थिक लाभ होता है। इसे हम सांप्रदायिकता और कट्टरता बढ़ाने वाले पक्ष के संदर्भ में समझ सकते हैं कि जब वो अपने मंतव्यों में कामयाब हो जाते हैं तो इसका वो प्रचार प्रसार कर आर्थिक लाभ अर्जित कर लेते हैं और उनके स्वयं को आत्मसंतुष्टि भी होती है। अब हम
पूर्वाग्रह एवं विभेद को दूर करने के उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो हमने बात की कि पूर्वाग्रह है क्या, कि जब आप तथ्यों तर्कों का परीक्षण किए बिना किसी अन्य के संबंध में एक निश्चित मत बना लेते हैं और उसी अनुसार आचरण करते हैं। तो इसके उपायों में भी पहली बात यही आएगी कि आप तथ्यों एवं तर्कों का समुचित परीक्षण करने के बाद ही निर्णय लें और आपका ऐसा निर्णय विवेकपूर्ण होगा। फिर समाज द्वारा उचित कृत्य को प्रोत्साहित व अनुचित कृत्य को हतोत्साहित करके भी पूर्वाग्रह एवं विभेद को समाप्त किया जा सकता है। जैसे समाज में दहेज प्रथा के प्रति जो पूर्वाग्रह है कि ये अच्छा होता है, तो इस पूर्वाग्रह को समाप्त करने की कोशिश की जाए और एक प्रगतिशील समाज की स्थापना के प्रयास किए जाएं। सरकार भी सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों के विरुद्ध कानून बनाकर व्यापक जन जागरूकता के माध्यम से इनको समाप्त करने के प्रयास कर रही है। जैसे अस्पृश्यता के विरुद्ध सरकार ने सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया है। ऐसे और बहुत सारे कानून हैं। फिर महापुरुषों, समाज सुधारकों के समाज में योगदान को प्रचारित करके भी पूर्वाग्रह और विभेद से उन्मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अगली बात है इसमें कि शिक्षा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी पूर्वाग्रह एवं विभेद को समाप्त किया जा सकता है। जैसे हम आदिवासियों को पिछड़ा हुआ मानते हैं, लेकिन सरकार अभी हाल ही में आदिवासी गौरव दिवस लेकर आई है। इससे आदिवासियों के योगदान को हम समझ पाए हैं और इसका तेजी से जन प्रसार हुआ है। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट, संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से हमारे इस पूर्वाग्रह के समापन में सरकार ने कदम उठाया है। अब हमारा इस लेक्चर का अंतिम टॉपिक है भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता। तो रूढ़िवादिता को समझने का हम प्रयास करते हैं कि रूढ़िवादिता एक ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें हम किसी अन्य वर्ग या समूह के बारे में कुछ सामान्य लक्षणों या विचारों को स्वीकार कर लेते हैं और यह मानने लगते हैं कि उस वर्ग या समूह के सभी सदस्यों में यह लक्षण उपस्थित होंगे। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम महिला वर्ग को पुरुष वर्ग से कमतर आंकते हैं, तो ये एक तरह की नकारात्मक रूढ़िवादिता है। सकारात्मक रूढ़िवादिता में हम देख लेते हैं कि जैसे राजस्थान का बिश्नोई समाज है, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होता है। तो एक सामान्य लक्षण के आधार पर हम पूरे वर्ग को मूल्यांकित करने लगते हैं, तो इसे हम रूढ़िवादिता कहेंगे। जैसा कि हमने कहा कि रूढ़िवादिता सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। इसमें हम भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता के कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले हम नकारात्मक रूढ़िवादिता के उदाहरण देखेंगे, इसके बाद सकारात्मक देखेंगे। भारतीय संदर्भ में नकारात्मक रूढ़िवादिता लिंग भेद के रूप में दिखाई देती है। लिंग भेद के रूप में हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंकना। एक कहावत कही जाती है कि चूड़ी पहन लो, ये नकारात्मक रूढ़िवादिता है। फिर पति को परमेश्वर की संज्ञा देना, यहाँ पर महिला के महत्व को कमतर आंका गया है। महिला घर की चार दीवारी तक सीमित कर दी गई है। आप देखेंगे कि सरपंच पति की अवधारणा। फिर कार्यस्थल पर जो महिला का यौन शोषण है, ठीक है, तो ये लिंग भेद के रूप में नकारात्मक रूढ़िवादिता का एक उदाहरण है। फिर जातिभेद के रूप में भी हमको नकारात्मक रूढ़िवादिता दिखाई देती है। जैसे ऊंच नीच की भावना, उत्कृष्ट निकृष्ट की भावना, छुआछूत, अस्पृश्यता। धार्मिक उन्माद या सांप्रदायिकता के रूप में जैसे हम देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, कोई जातिगत दंगा है, ठीक है। पशु बलि की मान्यता के रूप में हमारी क्या रूढ़ी है? धार्मिक अनुष्ठानों में हम अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए क्या करते हैं? पशु बलि करते हैं, ठीक है, हम उसको शुभ मानते हैं। तो ये क्या है? एक नकारात्मक रूढ़ी है। किसी की जान देकर आप मन्नतें कैसे पूरी कर सकते हैं? स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु चिकित्सीय इलाज की बजाय झाड़ फूंक आदि को ज़्यादा वरीयता देना, तो यह भी एक नकारात्मक रूढ़ी मानी जाती है। अब हम सकारात्मक रूढ़िवादिता के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम जनजातीय संस्कृति से क्या सीखते हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। जैसे जनजातीय संस्कृति क्या होती है? प्रकृति प्रेमी होती है,
पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील मानी जाती है और अपनी संस्कृति की संरक्षक कही जाती है। हम अगर वैश्विक उदाहरण लें इसका कि जैसे यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, तो ये लगभग इसी संकल्पना पर आधारित है। फिर भारतीय संस्कृति में बड़ों का आशीर्वाद लेना एक उच्च मूल्य माना जाता है, तो ये भी एक सकारात्मक रूढ़ी है। हमारे यहाँ मेहमान को भगवान का दर्जा दिया जाता है, तो यह भी एक सकारात्मक रूढ़ी का उदाहरण है और अपनाने योग्य है। इससे विश्व बंधुता, भाईचारे का मूल्य साकारित होता है। विभिन्न अनुष्ठानों में हम देखते हैं कन्या भोज का आयोजन, जैसे नवरात्रि, भंडारे में, तो यहाँ पर महिला को सम्मान के नजरिए से देखा जाता है। फिर एक रूढ़ी है कि किसान मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, तो एक सकारात्मक रूढ़ी है और हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें जीवन में मेहनत करना चाहिए, हमेशा प्रेरित रहना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम का फल मीठा होता है। अब जो हमने नकारात्मक रूढ़ी पढ़ी, उसको दूर करने के प्रयासों की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमने नकारात्मक रूढ़ी पढ़ी कि लिंग भेद के रूप में है, जाति भेद के रूप में है। तो सरकार द्वारा लिंग भेद, जाति भेद आदि को समाप्त करने हेतु विभिन्न कानूनों का निर्माण किया गया है। जैसे दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए दहेज प्रथा निषेध अधिनियम लाया गया। अस्पृश्यता, छुआछूत को समाप्त करने के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया। और जो एक सामान्य रूढ़ी है कि महिलाओं को पुरुषों से कमतर आंका जाता है, तो अगर इसके हम हालिया उदाहरण देखें कि सेना में महिलाओं की भर्ती हो रही है। अभी हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, उसके द्वारा बैट्समैन के स्थान पर बैटर शब्द को मान्यता दी गई। ये क्या है कि लिंग समानता की ओर क्रिकेट परिषद के प्रयासों को दर्शाता है। फिर अगला पॉइंट है व्यापक जन जागरूकता द्वारा लोगों में जानकारी का प्रचार प्रसार किया जाए। समाज में भी सरकार के इन प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव दिखा है। आप देखेंगे कि अगर आप जिलाधिकारी हैं तो समाज आपको सम्मान देता है, वो जाति धर्म भूल जाता है और फिर भी आपको सम्मान देता है। तो वही है कि समाज द्वारा जाति धर्म के बजाय योग्यता को सम्मान दिया जा रहा है। फिर हमने एक नकारात्मक रूढ़ी पढ़ी थी कि जो पशु बलि है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 है, वो पशु हत्या पर रोक लगाता है और सरकार का प्रयास है, जैसे मध्य प्रदेश सरकार गौ अभ्यारण्य की स्थापना किया है उसने, ठीक है। दुधारू पशुओं का संवर्धन, प्राणी मात्र के प्रति दया के प्रति जो प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, तो वो सराहनीय है। फिर सांप्रदायिक दंगे, मॉब लिंचिंग के जिम्मेदार जो लोग हैं उनके विरुद्ध कानूनी सख्ती बरती गई है। चिकित्सीय इलाज के प्रसार हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। लोग झाड़ फूंक इत्यादि पे बहुत ज़्यादा अंधविश्वास ना करें। तो इसका उदाहरण हमने दिया कि जननी सुरक्षा योजना, इसमें क्या कहा गया कि आप संस्थागत प्रसव ही कराएं और उसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। फिर सकारात्मक विश्वासों को प्रोत्साहन, जैसे स्त्री सम्मान, सभी वर्गों के कार्यों को महत्व देना। जैसे अभी हमने पढ़ा कि आदिवासी गौरव दिवस, सभी का योगदान है समाज के विकास, देश के विकास में। अब हम विगत वर्षों में मनोवृत्ति से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल करने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2014 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया कि मनोवृत्ति का अर्थ समझाइए। तो इसमें हमें सामान्य रूप से मनोवृत्ति की परिभाषा लिख देना है और उदाहरण के साथ अपनी बात स्पष्ट कर देना है। अगला प्रश्न 3 अंकों का है कि प्रबोधक संप्रेषण से क्या तात्पर्य है। तो हम इसमें प्रबोधक संप्रेषण की परिभाषा बता देंगे और जो हमने इसमें उदाहरण डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पोलियो उन्मूलन में इसकी भूमिका है, तो उसकी चर्चा कर देंगे। अगला प्रश्न है जो 150 शब्दों में पूछा गया है कि मनोवृत्ति में परिवर्तन को समझाइए। तो सबसे पहले हम इसमें मनोवृत्ति में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है इसको समझा देंगे कि एक लंबे समय से चले आ रही जो सोच है, मानसिकता है, उसमें परिवर्तन करना मनोवृत्ति में परिवर्तन है। और फिर हमने पढ़ा था कि मनोवृत्ति में परिवर्तन के क्या कारक हैं, ठीक है, और इसकी वर्तमान प्रासंगिकता को बता देंगे। हम कहते हैं कि एक प्रशासक को पूर्वाग्रह से रहित होकर कार्य करना चाहिए। तो पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति ही है, तभी वो सत्यनिष्ठ
हो पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्वाग्रह का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। ये 150 शब्दों का है, तो हम इसमें पूर्वाग्रह के अर्थ को समझा देंगे। और हमने बात की कि पूर्वाग्रह सामान्यतः कैसा होता है, एक नकारात्मक अवधारणा है। तो इसके नकारात्मक सकारात्मक प्रभावों को बताते हुए इसे दूर करने के उपायों पर भी चर्चा कर लेंगे। वर्ष 2015 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया कि मानव व्यक्तित्व में मनोवृत्ति का क्या प्रकार है। हमने मनोवृत्ति के प्रकार पढ़े थे, तो उसमें सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को देखा था। तो जब हमने सकारात्मक पक्ष को देखा था, तो उसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि यह मानव के व्यक्तित्व और कार्य व्यवहार के निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। और हम वहाँ उदाहरण भी देखा था हमने कि प्रशंसा और पुरस्कार की संभावना वाली जो वांछनीय वस्तु है, उसके प्रति लोगों की सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण होता है और लोग उसे प्राथमिकता देते हैं। तो इस प्रकार से हम उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट कर देंगे। फिर अगला प्रश्न है जो 150 शब्दों में पूछा गया कि पूर्वाग्रह और विभेद से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर हमें पूर्वाग्रह और विभेद का अर्थ समझा देना, उदाहरण दे देने हैं, उसकी सामान्य विशेषताओं के साथ उसके प्रभावों को बताते हुए इनसे निपटने के जो सरकार उपाय कर रही है उनको बता देंगे और वर्तमान प्रासंगिकता की चर्चा कर देंगे। वर्ष 2016 में 150 शब्दों का एक प्रश्न पूछा गया, पूर्वाग्रह एवं रूढ़िवादिता के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता में अंतर को देख लेते हैं। पूर्वाग्रह के बारे में हमने एक सामान्य समझ बनाई थी कि ये एक ऐसी मनोवृत्ति है जिसमें कोई व्यक्ति अन्य के संबंध में पहले से ही एक सोच बनाकर चलता है, जिसमें वह तथ्यों एवं तर्कों का उचित परीक्षण नहीं करता और फिर उसी अनुसार आचरण करता है। हमने रूढ़िवादिता को भी समझा था कि यह किसी वर्ग या समूह के सामान्य लक्षणों के आधार पर उसके सभी सदस्यों के प्रति एक सामान्य सोच बना लेता है। पूर्वाग्रह समूह या वर्ग के साथ साथ व्यक्तिगत भी हो सकता है। आशय है कि यह वर्ग या समूह से तो संबंधित होगा ही, साथ ही यह किसी एक व्यक्ति या वस्तु से भी संबंधित हो सकता है। लेकिन जो रूढ़िवादिता होगी ये एक समूह या वर्ग के संबंध में ही होगी। अगला है कि जो पूर्वाग्रह है वो मनोवृत्ति के भावनात्मक पक्ष को दर्शाता है। हमने बात की थी कि पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवृत्ति है जो सामान्यतः नकारात्मक होती है और इससे परस्पर वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष इन सब की भावना का जन्म होता है। तो यह भावनात्मक पक्ष को दर्शाती है। वहीं जो रूढ़िवादिता है ये मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष को दर्शाती है। संज्ञानात्मक पक्ष को हमने पढ़ा था कि यह जानकारी विश्वास से संबंधित है। हमने अभी बात की पूर्वाग्रह नकारात्मक प्रकृति का होता है, जबकि रूढ़िवादिता सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकती है। पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति समूह के संबंध में नकारात्मक मूल्यांकन से संबंधित है, क्योंकि ये सामान्यतः नकारात्मक है इसलिए नकारात्मक मूल्यांकन करेगा। लेकिन रूढ़िवादिता के साथ ऐसा नहीं है, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के संबंध में है और यह सामान्य लक्षणों से संबंधित है। जब ये नकारात्मक मूल्यांकन करता है पूर्वाग्रह तो ये आधारहीन होगा और एक तरफा होगा। और फिर यहाँ पर हमने पूर्वाग्रह और रूढ़ि के मध्य एक संबंध बनाने की बात कही है कि पूर्वाग्रह जब विश्वास के रूप में स्थापित हो जाए तो वह रूढ़ि का रूप ले लेता है। और आगे इसमें चलते हैं और वर्ष 2017 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। वर्ष 2017 में 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया कि पूर्वाग्रह का अर्थ क्या है। हमने पूर्वाग्रह को समझ लिया है, हम इसमें पूर्वाग्रह की परिभाषा लिखेंगे और उदाहरण के साथ अपनी बात स्पष्ट कर देंगे। फिर एक प्रश्न पूछा गया जिसे कठिन माना जा सकता है, विधेयात्मक स्वसंकल्पना से आप क्या समझते हैं, पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम इसमें समझ लेते हैं कि स्वसंकल्पना सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। सेल्फ कॉन्सेप्ट से मतलब है कि आप अपने बारे में क्या सोच रखते हैं, आपके स्वयं के विश्वास क्या हैं, आप स्वयं के संबंध में अपनी राय क्या रखते हैं, अपनी क्षमताओं के संबंध में, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के संबंध में, आपके आत्मविश्वास का स्तर क्या है,
तो ये आपकी स्वसंकल्पना को बताता है। और जब स्वसंकल्पना का वास्तविकता से सामंजस्य हो जाए तो इसे विधेयात्मक स्वसंकल्पना कहा जाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि आप जो सोचते हैं, आपकी जो मान्यताएं हैं, आप जिन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, अगर उनका वास्तविकता में अस्तित्व हो तो उसे हम कहेंगे कि यह विधेयात्मक स्वसंकल्पना है। और यहाँ पर हमने एक उदाहरण से एक बात स्पष्ट की है कि एक प्रशासक जिसे सत्यनिष्ठा का मूल्य भाता है या जो सत्यनिष्ठ होकर कार्य करना चाहता है, और जब वो अपने कार्यस्थल पे कार्य करता है तो इस अनुकूल कार्य दशाओं का होना भी क्या कहलाएगा? विधेयात्मक स्वसंकल्पना। अर्थात हमने इसमें देखा कि व्यवहार में परिवर्तन हेतु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हो सकता है कि आपके जो विचार हो, मान्यताएं हो, वो वास्तविकता में अस्तित्व न रखती हों, तो इससे क्या होगा? आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, कल्पना और वास्तविकता में सामंजस्य होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 3 अंकों का प्रश्न पूछा गया, परिस्थिति परक निर्णय परीक्षण क्या होता है? इसे एग्जाम कंडीशन में हल किया जा सकता था जब हम इन शब्दों को देखें। जैसे परिस्थिति परक मतलब यहाँ पर आपको कोई ना कोई परिस्थिति दी जाएगी, हो सकता है वो वास्तविक हो, काल्पनिक हो। और निर्णय परीक्षण का मतलब है कि आपके निर्णय लेने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा एक परिस्थिति देकर। तो हमने यहाँ भी इसी तरह उत्तर देने का प्रयास किया है कि परिस्थिति परक निर्णय परीक्षण एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जहाँ पर वास्तविक काल्पनिक परिस्थितियां हो सकती हैं और आपके निर्णय करने की क्षमता का परीक्षण किया जाता है और इस आधार पर आपके निर्णय को उचित अनुचित निर्धारित किया जाता है। और हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है, आपदा के समय लोक सेवक को किस प्रकार कार्य करना चाहिए, क्योंकि उसे उस समय तत्काल निर्णय लेना रहता है। तो क्या वह विधियों से बंधकर कार्य करे या परिणाम उन्मुख होकर व्यापक सार्वजनिक हित में कार्य करे। तो इस आधार पर उसके लिए गए निर्णय को उचित अनुचित निर्धारित किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि मनोवृत्ति के संघटकों के नाम बताइए। तो हमने पढ़ा था कि मनोवृत्ति के जो तत्व हैं संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक, तो यहाँ पर उनको परिभाषित करते हुए छोटे छोटे उदाहरण लिख देना है। फिर अगला प्रश्न है, फुट इन द डोर तकनीक से क्या तात्पर्य है? जब हमने अनुपालन को समझा था तो उसमें हमने फुट इन द डोर, अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ने की तकनीक, इसको समझा था। तो हमने इस पर चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 150 शब्दों में पूछा गया है कि मनोवृत्ति का अर्थ एवं विशेषताएं समझाइए। तो हमने इस पर काफ़ी चर्चा कर ली है और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है फिर 150 शब्दों का कि प्रबोधक संप्रेषण की संकल्पना की विवेचना कीजिए। हमने इस पर काफ़ी चर्चा कर ली है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 में प्रश्न पूछा गया है कि मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वास का स्थान समझाइए। हमने जब मनोवृत्ति के तत्वों को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि इसके संज्ञानात्मक तत्व का संबंध जानकारी विश्वास से है, यानी विश्वास मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक तत्व से संबंधित है। तो हमने भी यही बताया है कि विश्वास मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक तत्व व्यक्ति की जानकारी धारणा को इंगित करता है। विश्वास के कारण ही व्यक्ति समूह में परस्पर अंतःक्रिया कर पाता है और आग्रह किए जाने पर एक विशिष्ट व्यवहार करने लगता है, जिसे हमने पढ़ा था अनुपालन। और इससे मनोवृत्ति परिवर्तित होती है। और हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि प्रधानमंत्री के आग्रह किए जाने पर कई देशवासियों ने देश हित में गैस सब्सिडी छोड़ दी। ये देश हित ही विश्वास है और इस विश्वास से मनोवृत्ति में परिवर्तन हो गया। पहले वो गैस सब्सिडी ले रहे थे, अब गैस सब्सिडी को उन्होंने छोड़ दिया। अगला प्रश्न है मनोवृत्ति संरचना के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो संज्ञानात्मक, भावात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष हैं उनको उदाहरण के साथ यहाँ लिख देना है। वर्तमान प्रासंगिकता पर जरूर चर्चा करना है। अगला प्रश्न है भारत में रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह की अवधारणा को समझाइए। इस पर हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। वर्ष 2019 में प्रश्न पूछा गया है पूर्वाग्रह के निवारण की विधियां कौन सी हैं। हमने इसको जब पूर्वाग्रह का टॉपिक पढ़ा था तो इस पर काफ़ी चर्चा की थी, तो ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब एक प्रश्न है इसका स्तर
कठिन कह सकते हैं और ये एक अच्छा प्रश्न कहा जाएगा। जब भी हम इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे तो कभी भी एक तरफा उत्तर नहीं देंगे और यह नहीं मानकर चलेंगे कि हमेशा जो प्रश्न पूछा गया है वो सही ही हो। हम अपना पक्ष जरूर रखेंगे और यहाँ पर हमारा पक्ष ही जानने का प्रयास आयोग कर रहा है। जैसे प्रश्न है कि क्या व्यवहार सदैव व्यक्ति की अभिवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है, तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि हमेशा हो करता है, हम इसमें अपना पक्ष जरूर रखेंगे और इसमें कहा गया कि एक प्रासंगिक उदाहरण देते हुए व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभिवृत्ति या मनोवृत्ति को परिभाषित कर देंगे, वैसा ही हमने किया है। फिर हम अभिवृत्ति और व्यवहार के बीच संबंधों को बताएंगे। हमने जैसा अभिवृत्ति के तत्वों के बारे में पढ़ा था कि इसका एक व्यवहारात्मक पक्ष होता है, तो यहाँ भी हमने वही बताने का प्रयास किया है कि व्यवहार अभिवृत्ति के व्यवहारात्मक तत्व से संबंधित है। इसका सीधा व अनिवार्य संबंध नहीं है, यह सापेक्षिक है। फिर जो प्रश्न में पूछा गया है अब हम उसको विश्लेषित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सामान्यतः हमारे व्यवहार हमारी अभिवृत्तियों के अनुरूप होते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु आदि के प्रति हम जो सोचते हैं वही हमारे व्यवहार में भी दिखता है। जैसे एक व्यक्ति जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील सोच रखता है, प्रत्येक आचरण में इस हेतु प्रयास भी करता है, तो क्या कहेंगे कि व्यक्ति का व्यवहार उसकी मनोवृत्ति को प्रतिबिंबित करता है, अर्थात जो वो सोच रखता है उसके आचरण में भी है। यहाँ हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वह सत्यनिष्ठा का गुण होना उसकी अभिवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे अवसर एवं परिस्थितियां जैसे सामाजिक दबाव, कानून, व्यक्तिगत हित ये उत्पन्न हो जाते हैं जिसे अभिवृत्ति व व्यवहार में अंतर आ जाता है और वह अपनी अभिवृत्ति के विपरीत व्यवहार करने लगता है। हमने यहाँ पर उदाहरण दिया है कि सामाजिक दबाव के कारण एक व्यक्ति अपनी जाति धर्म से भिन्न अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह नहीं कर पाता। यहाँ व्यक्ति की पसंद जाति भेद धर्म भेद के विपरीत है, लेकिन उसका व्यवहार अभिवृत्ति को प्रतिबिंबित नहीं करता। ठीक है, ये हमने उदाहरण देने की कोशिश की है। फिर यहाँ पर हमने निष्कर्ष दिया है कि अभिवृत्ति व्यवहार का एकमात्र निर्धारक नहीं है। व्यवहार सदैव अभिवृत्ति को प्रतिबिंबित नहीं करता। व्यक्ति की अभिवृत्ति के अनुकूल व्यवहार उसकी संतुष्टि आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाता है। अतः व्यक्ति को विचार, वक्तव्य, व्यवहार में संगति का प्रयास करना चाहिए और प्रशासक से भी यही उम्मीद की जाती है प्रशासन में कि वह अपने विचार, वक्तव्य और आचरण में सामंजस्य लाए, तभी वो सत्यनिष्ठ होकर कार्य कर सकता है। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही। जब हम आगे मिलेंगे तो अभिक्षमता की बात करेंगे। धन्यवाद।